नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं लगभग उसका एक बहुत ही प्रमुख केंद्र बन जाता है, जिसमें से आप देखेंगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वही है संगम युग। देखेंगे आप जब भी इस टॉपिक को उठा करके तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे इसके सबसे खास चीज़ें हैं संगम साहित्य के बारे में, है ना। संगम साहित्य इसका फेमस पोर्शन बनता है। संगम साहित्य एक तो बनता है जिसमें से आप देखेगा कि 3 संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के जरिए। तो हम संगम युग में इनको भी पढ़ेंगे कि कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य, ये 3 राजवंश इसमें हुए और तकरीबन जो है एक लंबे टाइम तक 3 संगमों का आयोजन किया गया पांड्य राजाओं के द्वारा, है ना। इन सब की जानकारी हम इसमें करेंगे। फिलहाल के लिए शुरुआत जब हम करते हैं संगम युग की तो सबसे पहले वहां से देखना शुरू करते हैं जब पाषाणिक संस्कृति का अंत हुआ। पाषाणिक संस्कृति का अंत देखेगा तो तकरीबन 1000 बीसी के आसपास जो है उसका अंत होता है और वहां से एक नई संस्कृति का जन्म होता है संगम युग के पहले दरअसल, और जिसको बोला जाता है महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जो जानी गई इतिहास में। 1000 बीसी के आसपास इस संस्कृति का उदय होता है। तो इसमें हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि जो ये महापाषाणिक संस्कृति थी, बेसिकली आप देखेगा कि इसकी खासियत क्या थी। महापाषाणिक संस्कृति जो है ये कहां पर थी। सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत में इस संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि इस संस्कृति की जो जानकारी का यानी जो जिससे हम इसको इस संस्कृति के बारे में हम जिसको पुख्ता सबूत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो क्या हैं, वो यहाँ के साक्ष्य हैं महापाषाण की जब हम बात करते हैं तो महापाषाण कह लीजिए, या फिर यही महापाषाण इनको कब्र के नाम से, ये जो कब्र थी ना उन्हीं को महापाषाण कहा जाता था। कब्रों को ही महापाषाण कहा जाता था। क्यों? जब ये लोग दफनाते थे, सपोज करिए किसी को जमीन के अंदर दफना दिया तो उस पर बड़े बड़े जो है पत्थरों से जो है ये ढक देते थे उसको चारों तरफ से, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से। तो एक जो है कह सकते हैं एक संरचना प्राप्त कर लेता था और उन्हीं कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से उसको ढकने के कारण उसको महापाषाण कहा जाता है। दूसरी इसकी जानकारी का एक खास स्रोत मिलता है, जब ये लोग दफनाते थे किसी को तो उसमें क्या करते थे, जब सपोज करिए कि किसी को यहाँ पे दफनाया तो उसकी अस्थि को एक कलश में रख करके दफनाते थे। किसमें? एक कलश में, और वो लाल रंग का कलश होता था, है ना, लाल रंग का कलश होता था, उसमें अस्थियों को डाल करके दफना देते थे। और साथ ही इस कब्र में अनेक लोहे की वस्तुओं को दफनाते थे। क्या दफनाते थे? लोहे की वस्तुओं को भी दफनाते थे और उन चीजों में जैसे कि आप देख सकते हैं लोहे के बाड़ाग्र होते थे, प्रमुख रूप से लोहे के बाड़ाग्र होते, मतलब तीरनुमा संरचना है उसका अगला हिस्सा यहाँ पर मिला है। इसी तरह से बरछी का बाड़ाग्र भी मिला है, बरछी का बाड़ाग्र भी यहाँ से मिलता है। साथ ही आप देखिएगा कि हसिया, फावड़ा, है ना, आदि ऐसी लोहे की बहुत सारी जो चीजें उस तत्कालीन टाइम पर उपलब्ध थी उन चीजों को ये साथ में दफनाते थे। दूसरी खास बात यह है कि इनकी जितनी भी महापाषाणिक कब्रें मिली हैं, ठीक है, इनके जो निवास के साक्ष्य जितने भी मिलते हैं, ये लोग क्या करते थे, उन्हीं कब्रों के आसपास ये लोग रहते भी थे और वहीं आसपास में अपनी कब्रों को दफनाते भी थे। देखिएगा कि इनके जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे जो पर्वतीय हिस्सा है, सपोज करिए कि अगर ये कोई पर्वत है तो ये उसकी ढलानों पर रहा करते थे और वहीं पर ये दफनाते भी थे उनको। क्यों? ऐसा क्यों था? मैदानी हिस्से में ये लोग क्यों नहीं पहुंच पाए, इसके पीछे का एक रीजन था। और वो रीजन क्या, वो कारण क्या था? कारण ये था कि मैदानी जो भाग था वो सघन जंगलों से भरा हुआ था, है ना। मैदानों में सघन जंगल थे और ये उसकी साफ सफाई नहीं कर पाए उस वक्त, और इसी कारण से इनको जो है पर्वतों की ढलानों का सहारा लेना पड़े जिसपे कम वनस्पतियां थी, ठीक है, या कह सकते हैं कि कम जंगलों की सफाई करनी पड़ती थी या उतनी ज्यादा सघनता नहीं थी जंगलों की, और इसी वजह से ये कभी मैदानों में जो है अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। जितने भी इनके साक्ष्य मिलते हैं वो पहाड़ी ढलानों पर ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। प्रमुख स्थान देख लेते हैं वो कहां कहां पर है। प्रमुख स्थान में जब आप बात करिएगा तो उसमें देखिएगा कि सुदूर दक्षिण में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहीं पर आपको इसको सारा मिलेगा, जिसमें से कुछ प्रमुख स्थान है, मास्की है, संगनकल्लू है, आदि चन्नलूर है, पेरुम बैर है या पेरम्बूर है, या उसको जो भी आप नाम से पेरम्बूर के नाम से भी आप सुनते होंगे या पेरुम बैर के नाम से भी उसको जाना जाता है। हल्लूर इसी तरह से है, हल्लूर है। इसी तरह से देखिएगा कि कुन्नरतूर है, पुलियार है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से इनकी खास तौर से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ खास बात थी किसकी,
जो थी ये संगम युग से जस्ट बाद जो महापाषाणी संस्कृति का एक जन्म होता है, उसके पहले जो है महापाषाणी संस्कृति, और उसके बाद संगम युग का उद्भव होता है, उदय होता है। तो अब हम लौट कर आएंगे और अब बात करेंगे संगम युग की। ठीक है, ये एक भूमिका के रूप में पता रहेगा कि कैसे संगम युग का स्टार्टिंग होती है। संगम युग में मूल रूप से हमको 3 संगमों को पढ़ना है, और मूल रूप से उसके साहित्यों को पढ़ना है, और मूल रूप से जो देखना है 3 राजवंशों को भी पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से क्या क्या है, चोल, चेर और पांड्यों को पढ़ना है। संगम की बात करते हैं। संगम का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है ना, संस्कृत भाषा का एक शब्द है संगम, जिसका मतलब होता है मिलन। मिलन से तात्पर्य क्या है? मिलन क्या है? देखिएगा कि जो 2 नदियां थी, कौन कौन सी? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, कृष्णा और तुंगभद्रा, इसी नदी के बीच में तीनों संगमों का इसी के आसपास जो है आयोजन हुआ, कृष्णा और तुंगभद्रा के आसपास, है ना। और यहां पर जो मिलन से शब्द से तात्पर्य है, ये कहा जाता है कि जो तमिल कवि हैं, तमिल कवियों का मिलन है ये। और बेसिकली केवल और केवल तमिल कवियों का मिलन नहीं, बल्कि इसको कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन भी कहा जाता है। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मेहन डालने। क्या नाम है? मेहन डालने एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कहा है कि इसका जो ये मिलन वाली जो सिलसिला है, एक संगम का जो तात्पर्य है, उन्होंने कहा है कि ये जो बाद में आगे चल करके आधुनिक टाइम पर जो फ्रांसीसी अकादमी का एक तरीका रहा, जिस तरह से वहाँ पर भी आयोजन किए जाते थे, है ना, उसी तरह का ये कुछ दिखता है। तो मेहन डालने ने क्या कहा है? प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा है कि ये फ्रांसीसी अकादमी की तरह है ना। तो इसकी तुलना की है किससे? फ्रांसीसी अकादमी से इसकी तुलना की है। ठीक है, इतनी बातों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और संगम में जानते हैं कि क्या था। संगम काल यानी जो संगम युग है, उसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है? 3 संगमों का आयोजन। आयोजन किसने किया था? पांड्य राजाओं के द्वारा आयोजन किया गया। पांड्य राजाओं द्वारा 3 संगम या 3 मिलन समारोहों का आयोजन किया गया। कई सालों तक चला, हजारों वर्षों तक ये चला। ठीक है, लंबी प्रक्रिया है। अब देखिएगा कि जो पांड्य राज्य है, पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ना, वो मेगस्थनीज ने किया है। किसने किया है? सर्वप्रथम पांड्य राज्य का उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने किया। और मेगस्थनीज ने अपनी किताब में, जो उसकी किताब कौन सी थी? इंडिका, आप जानते होंगे, उसमें उसने बताया है कि जो पांड्य राज्य है वो प्रसिद्ध ही उसकी किसके लिए थी? इसकी खासियत उसने 2 बातें जो लिखी हैं, वो 2 प्रमुख खास बात ये है। पहली तो ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोती हेतु। पहला क्या था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था पांड्य राज्य। दूसरी खास बात उसने लिखी है कि यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ का जो शासन था, वो एक स्त्री के हाथ में था। शासन भी लिख सकते हैं, प्रशासन या शासन। ठीक है, वो स्त्री के द्वारा था। दूसरी जो पांड्य राज्य की जानकारी का साक्ष्य है, अशोक का जो दूसरा अभिलेख है, इसको रफ करते हैं। दूसरी जो जानकारी का साक्ष्य है पांड्य राज्य के बारे में, वो कहां से मिलता है? अशोक के जो दूसरा अभिलेख है, उसमें तीनों राज्यों की जानकारी मिलती है, चोल, चेर, पांड्य, और साथ में एक और है सतीपुत्र का जो क्षेत्र था वो भी। तो चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र, इतनी जानकारी मिलती है अशोक के दूसरे अभिलेख से। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब देखिएगा कि जो पूरा संगम काल है, संगम साहित्य, जो 3 संगम हुए, आयोजन उसका किसके द्वारा किया गया? पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलती है संगम युग से, वो किसकी मिलती है? चेर राजाओं की। ठीक है, सर्वाधिक जानकारी वो किसके बारे में है? चेर राजाओं के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है पूरे संगम साहित्य से, पूरे संगम के इतिहास से। ठीक है, अब बात करते हैं उन तीनों संगमों के बारे में। चलिए, तो कितने संगम हुए थे? कुल 3 संगम का आयोजन किया गया। तीनों संगमों की जो जानकारी है, सबसे पहली बात करते हैं। 8वीं सदी में एक व्यक्ति थे, इरैयनार अग्गप्पोरुल,
है ना, इन्होंने लिखा था, भाष्य लिखा है, एक भाष्य एक टीका जैसा होता है ग्रंथों पर। तो इनके महाभाष्य में या फिर कह सकते हैं इनके भाष्य में तीनों संगमों के युगों के या उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खास तौर से ये मिलती है कि ये कितने वर्षों तक चला था, पूरा तीनों संगम जो चला था वो कितने लंबा चला, लगभग 10,000 सालों तक चला था, 9,990 वर्षों तक, है ना, 10 ही साल कम है, 9,990 वर्षों तक ये संगम तीनों चले, मतलब कि 99 90, ठीक है, याद रखिएगा कि 99 90 नंबर याद करने में आपको ऐसे भी आसानी नहीं, मतलब मुश्किल नहीं होगी, है ना, नंबर आप लोग याद कर लेते। 90 99 90, तो 99 90 ईयर है, इतने वर्षों तक ये संगम चला। साथ बात ये थी कि इसमें कुल जो है 8,598, 8,600 लगभग कह सकते हो, 8,598, 2 ही कम है वरना 8600 हो जाते। 8,598 कवियों ने इसमें हिस्सा लिया था, कवि। अब ये जो कवि है ना, देखिएगा कि एक दो तरीके के कवि होते थे। एक तो जिनकी रचनाएं इसमें कहा जाता था, जैसे आज का सेंसर बोर्ड होता है ना, वो सेंसर करता है, उसके बाद बताता है कि हाँ तुम्हारी रचना पास होगी, छपेगी, मतलब कि वो तुम्हारी मूवी दिखाई जाएगी पर्दे पर। इसी तरह से ये लोगों का कुछ एक सदस्य समूह बनता था, ठीक है, हर बार एक सदस्य समूह बनता था हर एक संगम में, जो रचनाओं को पास करता था कि हाँ ये छपेगी, ये प्रकाशित होगी। तो वही था। तो कभी इसमें कुल हुए इतने, सदस्य कम है, सदस्यों की बात आगे चल के करेंगे। 8,598 कुल कवि हुए थे, और कुल कितने पांड्य राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया, तो वो तकरीबन 197 पांड्य राजाओं ने, लगभग 200 कह सकते हो, लेकिन 197 एग्जैक्ट लगभग इसमें वैल्यू जो मिलती है इनके भाष्य में वो है 197 राजाओं ने इसको प्रतिनिधित्व प्रदान किया, इसको संरक्षण प्रदान किया था 197 राजाओं ने। तो ये खास बात थी तीनों संगम के बारे में, जो इरैयनार अगपोरुल के जो है क्या नाम मिलती है, उनके भाष्य से जानकारी मिलती है कि 99 90 वर्षों तक चला, 9,990 वर्षों तक ये चला, 8,598 कवियों ने इसमें हिस्सा लिया और 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, या उनके टाइम पर ये सारे काम हुए। अब चलिए आ जाते हैं और तीनों संगमों को कर करके एक एक करके तीनों संगमों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तीनों संगमों की जानकारी करने के लिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बहुत सारी बात होती है, जब भी किसी हम ऐतिहासिक तथ्य की बात करते हैं, किसी भी युग की बात करते हैं, तो उसके डेटिंग को लेकर के बड़ी समस्या होती है ना। यहाँ पर भी वो समस्या है, कुछ लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि जो संगम काल रहा वो 500 BC से, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक लगभग वो चलता रहा, इसी बीच में चला, है ना। इसमें जैसे आप देखेगा कि श्रीनिवास अयंगर हैं, ठीक है, क्या नाम है, श्रीनिवास अयंगर हैं। इसी तरह से रामचंद्र दीक्षितार हैं, BR रामचंद्र दीक्षितार उनका नाम है, BR रामचंद्र दीक्षितार हैं। ये दोनों लोग इस मत को मानते हैं कि 500 BC से स्टार्ट होता है और 500 AD तक ये चलता रहा। दूसरे देखोगे कि 500 ईस्वी से कुछ लोग मानते हैं कि 500 ईस्वी से 300 ईस्वी तक चला, जिसमें से प्रमुख नाम आता है नीलकंठ शास्त्री का नाम आता है कि 500 AD से 300 AD तक, क्या नाम है उनका, नीलकंठ शास्त्री। ये कहते हैं कि इतना चला, ठीक है। पहला वाला मैंने नहीं लिखा 500 BC से, वो भी लिख दूं, 500 BC से 500 AD तक का भी एक ग्रुप कहता है, और वो कौन है, श्रीनिवास अयंगर हैं, और BR रामचंद्र दीक्षितार हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा कि एक और हैं प्रोफेसर रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा का भी एक मत है, इनका कहना है कि 300 ईस्वी से लेकर के ये 600 ईस्वी तक चला, है ना। इन्होंने कहा कि ये इसका चरम अवस्था थी। रामशरण शर्मा का कहना है कि ये इसकी अपने चरम पर था, इसके बाद ये धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ा। हालांकि 900 ईस्वी में भी आप देखिएगा कि विजयालय वगैरह के नेतृत्व में यहाँ के राज्य जो है आगे बढ़ रहे थे। फिलहाल के लिए ये तो एक कॉमन जो है इवैल्यूएशन है टाइम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ये आपसे ज़्यादातर पूछने की बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा मत विरोध होता है वो ऐसे क्वेश्चन बनाने की संभावना कम होती है कि किसको एकदम एग्जैक्ट से माना जाएगा, ठीक है। तिथि निर्धारण की हमने बात कर लिया, 2-3 लोगों की बात कर लिया। अब जानते हैं तीनों संगम के बारे में। तो पहला ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, और ये है तृतीय संगम। तो चलिए अब ये 3 संगम हो गए, तीनों को हमने कॉलम से कॉलम में पिरो लिया है। अब हम ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। कॉलम बना लेते हैं और इन तीनों संगमों को अब देखते हैं एक एक करके। एक कॉलम के जरिए क्या होगा कि आसानी से हम याद कर पाएंगे। पहली चीज क्या है,
पहली चीज याद करते हैं कि इसमें जो है इसके जो वो कहां पर ये हुआ, स्थान कहां पर, केंद्र क्या बना, केंद्र क्या था। केंद्र में देखिएगा कि जो पहला संगम है वो कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ। पहला संगम कहां पर हुआ है, मदुरा में हुआ। दूसरा संगम आप देखिएगा तो कपाटपुरम में, कपाटपुरम, इसको अलवय के नाम से भी जानते हैं, अलवय या फिर कपाटपुरम में हुआ था। पूरा ला लिख लीजिए, अलवय, है ना। तीसरा जो संगम है वो कहां पर हुआ था, नॉर्थ मदुरा में हुआ था या उत्तरी मदुरा में हुआ। तो पहली बात तो ये हो गई कि कहां पर हुए तीनों संगम। पहला संगम मदुरा में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा उत्तरी मदुरा में हुआ। दूसरी बात करते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी, है ना। जैसे उसी तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम बौद्ध संगीतियों और जैन संगीतियों को पढ़ते हैं उसी हिसाब से। तीसरा संगम की अध्यक्षता, दूसरी बात क्या है, अध्यक्षता किसने की थी। जो पहला संगम है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऋषि अगस्त्य ने की थी। ऋषि अगस्त्य ने पहले संगम की अध्यक्षता की थी। दूसरा संगम की अध्यक्षता भी शुरुआत में जो है अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य ही थे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात इनके एक शिष्य थे तोलकापियर, इसके बाद उन्होंने इसका स्थान लिया। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में मिले उस पर टिक करके आइएगा। दोनों नाम नहीं मिलेगा, उम्मीद करते हैं अगर एक मिलता है इसमें से दोनों में से कोई एक, अगर तोलकापियर का नहीं है अगस्त का है तो अगस्त लगा के आइएगा, अगर अगस्त का नहीं है तो तोलकापियर तो निर्विवाद रूप से है ही, ठीक है। तीसरा में देखिएगा, तीसरा जो संगम हुआ नकीरर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, नकीरर थे। तीसरे के कौन थे, नकीरर थे। चलिए अब इसमें जो तीसरी पॉइंट है उसमें हमको क्या देखना है कि कुल कितने सदस्य इसमें हिस्सा लिए, सदस्य कितने थे। सदस्य की बात हमने की थी ना, जो लोग एक हिसाब से सेंसर करते थे, कह सकते हैं कि जिनके द्वारा रचनाओं को पास किया जाता था कि हाँ ये रचना प्रकाशित होगी, ऐसे कितने सदस्य थे। तो पहले में याद रखिएगा कि कॉमन अभी एक चीज आएगा, इसमें ट्रिक आएगा कि आप याद कर पाएंगे। जैसे इसमें 549 सदस्य थे टोटल, कितने थे, 549 थे। दूसरे में देखिएगा तो 49 थे, तीसरे में देखेगा तो इसमें भी 49 थे। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सदस्यों की संख्या में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 549 थे, इसके बाद 49 हो गए, 5 हटा दीजिए, दोनों में सिर्फ सेम सदस्य हैं 49। इसमें पहले में कितने थे, 549 थे, ठीक है। दूसरी बात आप देखिएगा कि कुल कितने राजा हुए, मतलब कितने पांड्य राजाओं ने किस किस को संरक्षण दिया। तो पहले में देखिएगा कि 89 पांड्य राजा थे, कितने थे, 89, है ना, 89 थे। दूसरे में आप देखिएगा तो 59 हो गए, है ना, 9 इसमें कॉमन वैल्यू है। और तीसरे में जितने सदस्य थे उतने राजा भी यहां पर हुए, 49 राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो 89 राजाओं ने पहले संगम को संरक्षण दिया, मतलब पहला संगम जो चलता गया 89 राजा उसमें हुए पांड्य, और दूसरे में देखेगा तो 59 राजा हुए पांड्य, तीसरे में देखेगा तो 49 राजा शेष बचे, ठीक है। तो ये 3 संगम हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि कितने वर्षों तक कौन कौन सा संगम कितने वर्षों तक चला। तो समय देख लीजिए या फिर वर्ष लिख लीजिए, समय क्या था इसका। पहला संगम सबसे लंबा चला है और वो लगभग 4500 वर्षों तक चला है, 4400 एग्जैक्ट डाटा इसका जो है 4400 वर्षों तक ये चला। कितने वर्षों तक, 4400 वर्ष तक ये चला पहला संगम। दूसरा संगम आप देखिएगा तो 3700 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला, 3700 वर्ष तक चला। और तीसरा संगम देखिएगा वो कहा जाता है 449 वर्ष तक चला। अच्छा देखिएगा इसमें सब कॉमन है कि 49 49 449, है ना। इसमें है 49 59 और ये 3700, थोड़ा सा ये पहला दूसरा याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको तो मुझे लगता है कि 49 49 449 है तीसरे में, एकदम वो एक ट्रिक की तरह आपको याद हो जाएगा। चलिए इतना मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रमुख ग्रंथों की जिनकी इसमें रचना हुई, क्या कोई मौजूद भी है, इन सब की भी बात कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, अब इसी कॉलम में आगे बढ़ते हैं। पहले में देखिएगा तो पहले संगम का कोई भी वर्तमान में ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष कौन थे, ऋषि अगस्त्य थे। वर्तमान में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने हालांकि एक रचना की थी जो बड़ी फेमस थी, अकट्य नाम था उसका। तो ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले किसने इसकी रचना की थी, तो याद कर लीजिएगा कि ऋषि अगस्त्य ने इसको लिखा था, है ना। ये वही ऋषि अगस्त्य हैं जो आप कहानियों में सुनते आए हैं अपनी, है ना, पुराण वगैरह में जिनका नाम आता है, वही ऋषि अगस्त्य हैं। अकट्य, अकट्य लिखा था, लेकिन उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये उपलब्ध नहीं है, पहली बात तो ये है कि इसकी कोई भी उपलब्धता नहीं है, बस ये अब कहा जाता है कि ये था।
दूसरे संगम में अब आते हैं। दूसरे संगम में देखिएगा कि सबसे जो बहुत सारे लिखे गए, इसमें उपलब्धता नहीं है इनकी भी, लेकिन जो उपलब्ध है एक कह सकते हैं तोलकापियम। क्या उपलब्ध है? तोलकापियम उपलब्ध है। और इसकी रचना किसने की थी? नाम से ही आपको पता है, तोलकापियर ने इसकी रचना की थी, जो ऋषि अगस्त के बाद दूसरी समिति जो हुई थी, दूसरा संगम जो हुआ, उसके अध्यक्ष भी बने थे। क्या नाम था उनका? तोलकापियर। ठीक है, तो तोलकापियर है, तोलकापियम उनकी रचना है। और ये रचना बेसिकली क्या थी? बेसिकली आप देखिएगा कि ये रचना क्या है? तमिल व्याकरण है। तमिल व्याकरण की रचना है। ये द्वितीय संगम का, कई सारे लिखे गए, लेकिन द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य है, स्रोत है, क्या है? तोलकापियम। तीसरे पे आते हैं, जिसमें बहुत सारे उपलब्ध हैं। इनको हम डिटेल में अभी आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखते हैं, कोई अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है ना। ये उपलब्ध कैसे हैं? महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध हैं। और देखिएगा संग्रहण, संग्रह के माध्यम से, संग्रह के माध्यम से, जिसके किसी ने संग्रह कर दिया। जैसे मेगास्थनीज उपलब्ध नहीं है अपने मूल रूप, इंडिका जो है, मेगास्थनीज उसका राइटर है, इंडिका उपलब्ध नहीं है अपने मूल रूप में, लेकिन बहुत सारे राइटों के जो किताबों में उसके जरिए कुछ हिस्सों को जो है जो सजोया गया, पिरोया गया, उन सबसे उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इसी तरह से ये भी है कि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन संग्रह और महाकाव्यों के जरिए इसकी जानकारी मिलती है, उसमें उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो सदस्य, जो प्रमुख रूप से सदस्य रहे, उनके नामों को देख लेते हैं। कभी कभी वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने? नहीं लिया तो थोड़ा बैक जा करके ले लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे। प्रमुख व्यक्तियों में या प्रमुख सदस्यों में देखेगा तो इसमें एक व्यक्ति थे, बड़ा अजीब अजीब, मतलब थोड़ा सा टफ नाम है, तिरुपुरुमेरिथ। क्या नाम है? तिरुपुरुमेरिथ। और एक का नाम है मुरुगबल। क्या नाम है? मुरुगबल नाम है। और एक का नाम है मुरिंजर यूर, या फिर यूरू, इनमें नाम में थोड़ा सा ये खिंचाव रहता है। मुरिंजर यूरू, ठीक है, मुरिंजर यूरू। ये तीन नाम प्रमुख रूप से हैं। आपको इसमें से किसी का नाम याद हो या ना हो, मुरुगबल का नाम जो है आपको याद होना चाहिए। मुरुगबल या फिर मुरुगबल भी कहा जाता है इनको। मुरुगबल का नाम, इसमें कम से कम एक नाम याद रखिए, मुरुगबल का नाम याद रखिए, ये पूछा गया हुआ है। तो दूसरे संगम में आप देखिएगा एक थे इरंदयूर। क्या नाम था? इरंदयूर या इरुंदयूर भी इनको कहते हैं, इरुंदयूर कह लीजिए, इरुंदयूर थे। इसी तरह से एक नाम है इसी में, वेल्लूर। तो इरंदयूर, वेल्लूर और कुरुन गोलमोसी। किसी का नाम इसमें से याद ना हो, ये टफ है, इसको छोड़ दीजिए। इरंदयूर और वेल्लूर का नाम याद रख लीजिए, इरुंदयूर और फिर वेल्लूर। ठीक है, दो नाम याद इसमें रखिए। एक उसमें नाम रखिए मुरुगबल का, इसमें दो नाम, इरुंदयूर और फिर वेल्लूर का। तीसरे में आइए, तो तीसरे में एक नाम इंपॉर्टेंट है, इरैयनार, है ना। इरैयनार का नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में क्या लिखा था? भाष्य लिखा था, जिन्होंने ही जानकारी देते हैं तीनों संगमों की, जिसमें बताते हैं कि 9900 वर्षों तक चला था। इसी तरह से दूसरे देखेंगे तो कपिलार एक थे, कपिलार, इरैयनार, कपिलार और एक नाम है परनार। ठीक है, नाम थोड़े से टफ है, तीन ही नाम इसमें याद रखिए। चलिए, तो इरैयनार, कपिलार, परनार, और इसमें कौन है दूसरे में? इरुंदयूर हैं, वेल्लूर हैं, कुरुन गोलमोसी हैं, इसमें देखिएगा तिरुपुरमेरिथ हैं, आपके मुरुगबल हैं और मुरिंजयूरू हैं। ठीक है, तो इन नामों को आप याद रख सकते हैं। मेनली आप इसमें से मुरुगबल का नाम याद रखिए, इसमें से इन दोनों का नाम याद रखिए, और इसमें कम से कम तीनों का याद रखिए। एक और नाम इसमें है, कहिए तो रहने दीजिए, चलिए तीन बहुत है। शीतले सत्यनार का नाम है। चलिए, ये तो हो गए तीन संगम। तीनों संगमों के बाद अब बात आएगी, अब तीनों संगमों के बाद देखना है हमको संगम साहित्य। संगम साहित्य, और संगम साहित्य को हम देखेंगे बाद में।